Today we are going to start our next topic, that is scalars and vectors. हम अब तक डिस्कस कर रहे थे फिजिकल क्वांटिटीज को। तो फिजिकल क्वांटिटीज को स्केलर्स एंड वेक्टर क्वांटिटीज में डिवाइड किया गया है। स्केलर और वेक्टर है क्या, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। Scalars, a physical quantity which can be completely described by its magnitude is called a scalar. वो फिजिकल क्वांटिटी जो अपने मैग्नीट्यूड से डिस्क्राइब होती है उसे कहा जाता है स्केलर। डिस्क्राइब बाय मैग्नीट्यूड, उसे कहा जाता है स्केलर। मैग्नीट्यूड का मतलब है उसकी वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू और कोई एप्रोप्रिएट यूनिट उसके साथ यूज हुआ, ठीक है। वो क्वांटिटीज जो अपने मैग्नीट्यूड से डिस्क्राइब होती हैं, मैग्नीट्यूड का मतलब कोई उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हो और उसके साथ कोई स्पेसिफिक यूनिट हो। जैसे 2.5 एक न्यूमेरिकल वैल्यू है और केजी इसके साथ यूनिट है। तो जो वैल्यूज, जो फिजिकल क्वांटिटीज मैग्नीट्यूड से कंप्लीटली डिस्क्राइब हो जाती हैं उन्हें कहा जाता है स्केलर क्वांटिटी। जैसे कि 2.5 केजी, ये कंप्लीटली हमें डिफाइन कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है कि किसी चीज का मैस है 2.5 किलोग्राम। इसी तरह नेक्स्ट देखिए 40 एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, उसके साथ यूनिट लगा हुआ है सेकंड, टाइम का यूनिट। 40 सेकेंड हमें एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा है। 40 सेकेंड है, किसी चीज का टाइम अगर हम नोट करना है तो 40 सेकेंड। वो फिजिकल क्वांटिटीज जो मैग्नीट्यूड से डिस्क्राइब होती हैं उन्हें कहा जाता है स्केलर। जैसे कि मैस आप मैग्नीट्यूड से एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। लेंथ, किसी भी चीज की लेंथ आप बता सकते हैं, जैसे कि कोई चीज 1 मीटर की है, 2 मीटर की है, तो साथ में कोई न्यूमेरिकल वैल्यू और उसके साथ कोई ना कोई यूनिट हो। जैसे 1 मीटर है तो 1 एक न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई और मीटर उसके साथ यूनिट है। तो इसके साथ जो क्वांटिटी, जो फिजिकल क्वांटिटी न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के साथ डिस्क्राइब हो जाती है उसे कहा जाता है स्केलर। Definition, exact definition है, a scalar quantity is described completely by its magnitude only. Scalar quantity अपने magnitude से completely describe हो जाती है। Vector quantity क्या है? Next हम बात करते हैं vectors की। What is vector quantity? A vector can be described completely by magnitude along with its direction. हम स्केलर में बात कर रहे थे कि वो डिस्क्राइब हो जाते हैं अपने मैग्नीट्यूड से कंप्लीटली, बट वेक्टर क्वांटिटीज वो हैं जो अपने मैग्नीट्यूड से कंप्लीटली डिस्क्राइब नहीं होती, उन्हें डिस्क्राइब करने के लिए डायरेक्शन की भी ज़रूरत है। जैसे कि फोर्स, अब आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर, आपने कहा आपने 20 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की, लेकिन आप डायरेक्शन नहीं डिस्क्राइब कर रहे कि डायरेक्शन क्या है उस फोर्स के अप्लाई होने की, तो वो कंप्लीटली डिस्क्राइब नहीं होगा। आपने बात की डिस्प्लेसमेंट की, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मूवमेंट की बात हो रही है, पोजीशन चेंज होने की बात हो रही है, लेकिन आपने डायरेक्शन नहीं बताई। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कोई ऑब्जेक्ट मूव किया, लेकिन आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी की डायरेक्शन नहीं डिस्क्राइब, नहीं पता, तो आप कंप्लीटली उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ए से बी तक जो डिस्प्लेसमेंट हुई है वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, वो ईस्ट में हो सकती है, नॉर्थ में हो सकती है, वेस्ट में हो सकती है, साउथ में हो सकती है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। वेक्टर क्वांटिटीज वो हैं जो अपने मैग्नीट्यूड से कंप्लीटली डिस्क्राइब नहीं होती, उन्हें डिस्क्राइब करने के लिए डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। एग्जाम्पल है डिस्प्लेसमेंट की, वेलोसिटी की, फोर्स की, मोमेंटम, टॉर्क, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं वेक्टर क्वांटिटीज के। टॉर्क इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स, टर्निंग इफेक्ट्स के लिए भी डायरेक्शन की जरूरत है। मोमेंटम इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, तो इन चीजों के लिए डायरेक्शन की जरूरत है। सिर्फ मैग्नीट्यूड से आप डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी को डिस्क्राइब
नहीं कर सकते। वेक्टर्स में अगर डायरेक्शंस ना बताई जाएं तो बिल्कुल मीनिंगलेस है। फॉर एग्जांपल, डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस फ्रॉम अ रेफरेंस पॉइंट इज इनसफिशिएंट टू लोकेट दैट प्लेस। एक डिस्टेंस कवर हुआ है, अगर आपको रेफरेंस पॉइंट नहीं पता और डायरेक्शन का आइडिया नहीं है तो वो इनसफिशिएंट है, आप लोकेट नहीं कर सकते। अगर आप किसी को डायरेक्शन देना चाहते हैं, किसी को बताना चाहते हैं रास्ता, तो आप एग्जैक्ट डायरेक्शन देते हैं कि आपने यहाँ से फिर नॉर्थ मूव कर जाना है, फिर ईस्ट मूव कर जाना है, यानी कि लेफ्ट हैंड पे जाएं, फिर राइट हैंड पर जाएं। प्रॉपर डायरेक्शंस देंगे तो ही डिस्टेंस प्रॉपरली एक्सप्लेन होगा। A vector quantity is described completely by magnitude and direction. हम स्केलर में स्केलर क्वांटिटी की बात कर रहे थे। स्केलर क्वांटिटी इज डिस्क्राइब कंप्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली। सिर्फ मैग्नीट्यूड से स्केलर क्वांटिटीज कंप्लीटली डिस्क्राइब हो जाती हैं। बट जैसे कि डिस्प्लेसमेंट वगैरह है, फोर्स है, मोमेंटम, टॉर्क, ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं। विदाउट डायरेक्शन आप इन्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकते। A vector quantity is described completely by magnitude and direction. For example, आप ये 2 फिगर्स देख रहे हैं, फिगर A and B। आपसे कहा गया है 2 forces are applying on a table, acting on a table, force F1 and force F2। बट अगर आपको डायरेक्शन ना बताई जाए तो वो दोनों फोर्सेस एक डायरेक्शन में भी लग सकती हैं, वो दोनों फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शंस में भी लग सकती हैं। तो जब तक डायरेक्शन एक्सप्लेन नहीं की जाएगी, आप फोर्स को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, डिस्क्राइब नहीं कर सकते, क्योंकि आप कह रहे हैं 2 फोर्सेस आर अप्लाइंग ऑन अ टेबल, एक्टिंग ऑन अ टेबल, लेकिन इन फोर्सेस की डायरेक्शन नहीं पता। ये दोनों फोर्सेस एक डायरेक्शन में भी तो लग सकती हैं। अगर एक डायरेक्शन में लगेंगी तो टेबल डिस्प्लेस होगा, कुछ ना कुछ जगह चेंज करेगा। और अगर ये दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में हैं तो ये इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा, अपनी पोजीशन पर रहने की कोशिश करेगा। क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन से अगर 2 पर्सन एक टेबल को अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लगा रहे हैं तो वो टेबल अपनी ही जगह पर रहेगा, बहुत थोड़ा बहुत मूव करेगा। तो फोर्स के लिए डायरेक्शन का बताना जरूरी है कि किस डायरेक्शन में बेसिकली फोर्स अप्लाई हो रही है। अगर आप सिर्फ कहते हैं कि फोर्स अप्लाई हो रही है तो उससे आपकी बात कंप्लीट नहीं होती। इसी तरह अगर बात की जाए, वी आर वॉकिंग एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर्स, अगर सिर्फ इतनी बात की जाए तो कंप्लीट नहीं होगा। वेक्टर में आपको एक्सप्लेन करने के लिए, रेट बताने के लिए, वेलोसिटी बताने के लिए एक स्पेसिफिक डायरेक्शन देनी होती है। आप साथ में मेंशन करें टुवर्ड्स नॉर्थ, देन वी आर टॉकिंग अबाउट वेक्टर क्वांटिटी। जब हमने डायरेक्शन भी एक्सप्लेन कर दी तो हम बात कर रहे हैं वेक्टर क्वांटिटीज की। स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। यानी कि जिनमें आप डायरेक्शन भी एक्सप्लेन करें बात पूरी करने के लिए, वो सारी क्वांटिटीज वेक्टर होती हैं। और जिनमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, आप अपनी बात जिस मैग्नीट्यूड से डिस्क्राइब कर रहे हैं वो क्वांटिटीज स्केलर क्वांटिटी कहलाती है। वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? हाउ टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर क्वांटिटी, ये देख लेते हैं कि रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है वेक्टर क्वांटिटीज की। वेक्टर क्वांटिटी जैसे कि फोर्स है, इसे हम बोल्ड में लिखते हैं, इस तरीके से थोड़ा सा बोल्ड करके लिखते हैं। नॉर्मल हमने अल्फाबेट लिखा, लेकिन इसको थोड़ा सा बोल्ड करके लिखना है, डार्क लिखना है। फोर्स है, एक्सीलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसे भी आप थोड़ा सा बोल्ड करके लिखेंगे। इस तरह लिखेंगे तो ये स्केलर की रिप्रेजेंटेशन है। बोल्ड करके लिखने से वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन होती है। एक ये तरीका है रिप्रेजेंट करने का, एक ये है कि आप सिंपल लिखें और उसके ऊपर बार लगा दें, लाइक दिस। ये बार शो करती हैं कि ये वेक्टर क्वांटिटीज है, ये वेक्टर क्वांटिटीज है। सेकंड वे हो गया, फर्स्ट वे कि आप बोल्ड लिखें, सेकेंडली आप बार लगा दीजिए सिंबल के ऊपर, और थर्ड आप एरो लगा दीजिए इसके ऊपर, इस तरीके से एरो लगा दीजिए। तो इससे आपकी वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन होती है कि ये स्केलर नहीं वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि डिस्टेंस का
सिंबल भी डी होता है और डिस्प्लेसमेंट का सिंबल भी डी होता है, दोनों का सिंबल डी है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि स्केलर है या वेक्टर? अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे होंगे डी से डिस्प्लेसमेंट की, तो डेफिनेटली आप इसके ऊपर बार लगाएंगे, एरो हेड लगाएंगे, या फिर आप इस डी को बोल्ड लिखेंगे, थोड़ा डार्क करके लिखेंगे, तो पता चल जाएगा कि ये डिस्टेंस की बात नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट की बात है। ग्राफिकली हम एक वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखते हैं। जी, ग्राफिकली अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन सेगमेंट विद एन एरो हेड। एक लाइन बनाकर उसके आगे एक एरो हेड बनाते हैं, इसके जरिए आप ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करते हैं एक वेक्टर की। अब इस लाइन की कितनी लेंथ है, फॉर सपोज इस लाइन की लेंथ है 2 सेंटीमीटर, तो ये आपको मैग्नीट्यूड पता चल गया कि ये मैग्नीट्यूड है। अब इस लाइन का एरो हेड नॉर्थ की तरफ है, साउथ की तरफ है, ईस्ट की तरफ है, ये इसकी डायरेक्शन कि फॉर इस साइड पर है तो दैट मींस ये ईस्ट की तरफ है, तो डायरेक्शन आपको फाइंड आउट हो गई कि ये ईस्ट है। तो इस एरो हेड की डायरेक्शन आपको बता देती है कि वेक्टर की डायरेक्शन क्या है। वेक्टर की डायरेक्शन आप इस एरो हेड के जरिए फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर आपका एरो हेड इस तरह है तो दैट मीन्स ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है। आपको डायरेक्शंस पता है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो एरो हेड इस डायरेक्शन में, तो दैट मीन्स यहाँ आ रहा है मिड में, तो दैट मीन्स डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट के मिड में है। डायरेक्शन इज नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अगर इस साइड पे है तो डायरेक्शन इज ईस्ट ऑफ साउथ, मिड में आ रही है, साउथ एंड ईस्ट के मिड में। और अगर यहाँ मिड में है तो वेस्ट एंड साउथ के बीच में। और अगर इस तरफ है वेक्टर की डायरेक्शन तो नॉर्थ एंड वेस्ट के बीच में। तो इन एरो हेड की डायरेक्शंस के जरिए आप फाइंड आउट कर लेते हैं कि वेक्टर की क्या डायरेक्शन है। एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 2.1 कि आपने बेसिकली रिप्रेजेंट कैसे करना है वेक्टर्स को। जी, पहले सबसे आपने क्या करना है, ड्रॉ 2 लाइंस परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, आपको एग्जांपल दी है, रिप्रेजेंट अ फोर्स। एक फोर्स को रिप्रेजेंट करें। फोर्स कितनी है, 80 न्यूटन। इस फोर्स को आपने रिप्रेजेंट करना है, वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स, तो इसकी रिप्रेजेंटेशन कीजिए, डायरेक्शन बताइए जिससे पूरा एक्सप्लेन हो सके। टूवर्ड्स नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट के मिड की बात हो रही है, ठीक है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अब इसे आपने रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले नॉर्थ और ईस्ट की आपको डायरेक्शन पता है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट, तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो आप सबसे पहले 2 लाइंस ड्रॉ कर लीजिए जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर लाइंस वो होती हैं जो 90 डिग्री बनाती हैं, तो ये 90 डिग्री बना रही हैं दोनों लाइंस, तो आप परपेंडिकुलरली रिप्रेजेंट करें। सबसे पहले परपेंडिकुलर 2 लाइंस लगा लीजिए, ठीक है। इस साइड पर वेस्ट है, इस साइड पर ईस्ट है, इस साइड नॉर्थ और नीचे साउथ, ठीक है। आपने इससे रिप्रेजेंट कर दिया, ये है नॉर्थ, दिस वन इज ईस्ट, ठीक हो गया। नेक्स्ट आपने करना है 80 न्यूटन। अब 80 न्यूटन का ग्राफ बनाएंगे तो कैसे 80 न्यूटन की लाइन बना सकते हैं आप। 80 न्यूटन के लिए तो कोई स्केल नहीं है, तो आप इसकी सुटेबल स्केल में कन्वर्ट कीजिए। फॉर सपोज आप 20 न्यूटन को इक्वल कह दीजिए कि 20 न्यूटन इक्वल है 1 सेंटीमीटर के। आपकी स्केल से आप 1 सेंटीमीटर ड्रॉ कर सकते हैं, यस। तो आप जो भी वैल्यू है फोर्स की, उसके लिए आप एक सूटेबल स्केल सेलेक्ट कर लें। तो आप कह रहे हैं 20 न्यूटन 1 सेंटीमीटर के इक्वल है, तो 80 न्यूटन किसके इक्वल होगा। अगर 20 न्यूटन 1 सेंटीमीटर के इक्वल है तो 80 न्यूटन किसके इक्वल होगा, 4 सेंटीमीटर के, क्योंकि 40 न्यूटन हो जाएगा 2 सेंटीमीटर के, 60 न्यूटन हो जाएगा 3 सेंटीमीटर के, तो 80 न्यूटन हो गया 4 सेंटीमीटर के। तो आपने इस 80 न्यूटन के लिए एक स्केल बना लिया, एक सूटेबल स्केल अपने आइडिया कर लिया कि ये स्केल है, इसके जरिए आप रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर को। अब आपने स्केल सेलेक्ट किया तो उसके बाद आपने अब ड्रॉ करनी है लाइन टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। अब वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, तो उस डायरेक्शन में आप एक लाइन ड्रॉ कर लें।
और लाइन कितने की ड्रॉ करेंगे 4 सेंटीमीटर की, क्योंकि आपने 80 न्यूटन को 4 सेंटीमीटर के इक्वल कहा है, तो 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे। सबसे लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, दैट इज स्टेप नंबर 4 कि आपने उस लाइन के एंड पर एरो हेड बनाना है। उस लाइन के एंड पर एरो हेड, दैट मीन्स आप 0 पॉइंट से मूव किया, आप ये नंबरिंग कुछ भी दे सकते हैं, आप इसे ए कह सकते हैं, इसे बी कह सकते हैं, इसे सी डी, अपनी मर्जी से नंबर्स अल्फाबेटिकली आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैं इसे 0 कह दूं, अगर इसे ए कह दूं, दैट मीन्स पॉइंट 0 से ए की तरफ डिस्प्लेसमेंट हुई है, और डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, और कितना डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर। हमने 4 सेंटीमीटर को कहा है कि ये 80 न्यूटन है, इतनी फोर्स लगती है। एरो हेड से रिप्रेजेंट हो जाएगा कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन है नॉर्थ ऑफ ईस्ट और पॉइंट 0 से पॉइंट ए की तरफ। इस तरीके से आप वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन करते हैं। फोर्स के अलावा अगर कोई और भी चीज हो तो आप उसका सूटेबल स्केल पहले बनाइए। अगर वेलोसिटी की भी बात हो रही होती कि 20 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी की बात होती है, अगर आपने इसके लिए कोई स्केल बनाना तो डेफिनेटली आप इसे भी चेंज करते। अगर आप रूलर से ग्राफ बना रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं, तो आप इस 20 सेंटीमीटर को, इसको 20 मीटर पर सेकंड यानी कि वेलोसिटी को भी चेंज कर लेते हैं एक स्पेसिफिक स्केल में। जिस तरह आपने 20 न्यूटन को 1 सेंटीमीटर का, इसी तरह आप इसमें 5 सेंटीमीटर के इक्वल कह देते, या 5 सेंटीमीटर के इक्वल 20 मीटर पर सेकंड को कह देते, या अपने लिहाज से 4 कह देते। तो 4 सेंटीमीटर कहते तो 5 मीटर पर सेकंड इक्वल हो जाता 1 मीटर के, 1 सेंटीमीटर के। यानी कि आप अपनी मर्जी से एक स्पेसिफिक स्केल बना सकते हैं, सूटेबल स्केल, ताकि आपका अच्छा सा ग्राफ बन जाए। अगर आप चेंज करके रूलर के लिहाज से सेंटीमीटर्स में भी कैलकुलेशन करेंगे तो इन द लास्ट आपका आंसर ठीक आएगा। जी हादी, क्लियर है?